हेलो दोस्तों। रिसेंटली हम लोगों ने घर में व्लॉगिंग शुरू की है और व्लॉगिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैमरा से बात करना। तो उसी की प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये वीडियो ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे भी नहीं पता ये कैसा बन पाएगा, बट कैमरे से बात करना अपने आप में एक स्किल है जो व्लॉगिंग के लिए या वीडियो मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला वीडियो मैं आज बना रही हूँ। आज मेरे पास क्या चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ बात कर सकती हूँ, मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है बिकॉज़ मुझे भी नहीं पता था मैं किस चीज़ के बारे में बोल पाऊँगी। मैंने देखा है यूट्यूब पे लोग कितनी मेहनत करते हैं, एडिटिंग सीखते हैं, स्टोरी टेलिंग सीखते हैं, जैसे हमारा बेटा वैभव बताता है हमको। और मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जनरेशन में आके जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे पास 3 बच्चे हैं। बेटी 24 साल की है, बेटा 22 साल का है और सबसे छोटा वाला 16 ईयर्स का है, 16 साल का है। इस एज में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी मैं इसको एक ट्राई देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को, आशीष को लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर क्या कर पाएंगे, बट स्टिल लोग बड़ी स्पीड में बात करते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब वीडियोस में। और मुझे लगता है कि यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए बोलने की फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत स्पीड से आप बात कर सकें, बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों का अटेंशन स्पैम जो है वो बड़ा कम होता है। ज़रा सा सामने वाला अटका या सोचने लगा तो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है। और यूट्यूब पे पूरी की पूरी जो कहानी है वो यही है कि कैसे आप सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब करके रख सकें। तो ये एक डेली डायरी की तरह मैंने सोचा है कि इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट जिससे कि मेरे को हैबिट आए कैमरा से कैसे बात किया जाता है। नॉर्मली हम लोग ह्यूमन बीइंग से बात करने के लिए तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन चूँकि कैमरा एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब सांस नहीं लेता, जीता नहीं, चलता नहीं है, इसलिए उससे बात करना बड़ा आर्टिफिशियल साउंड करता है। तो आपको समझ नहीं आता कि कैमरा से आप क्या बात करो। बिकॉज़ नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसके फेस को देखते हैं, उसके एक्सप्रेशंस देखते हैं, वो एग्री कर रहा है कि नहीं, डिसएग्री कर रहा है कि नहीं, या वो उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से हम लोग अपनी बात क्यूरेट करते हैं। और यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मोनोलॉग है, मतलब एक ही व्यक्ति बात किए चला जा रहा है और दूसरा जो है केवल हमें पता नहीं है कि सुन रहा है कि नहीं। आई थिंक ये बहुत मुश्किल काम है किसी कैमरे से बात करना, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ इसको। और ये वीडियो बनाने के बाद या ये वीडियो बनाते हुए उसी स्किल के ऊपर थोड़ा सा मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ। रोज़ हम कैमरा से क्या बात कर सकते हैं, अपने दिन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। आज का दिन काफ़ी इवेंटफुल था। कल मेरे बच्चों के साथ थोड़ी बहस हो गई। इनफैक्ट मेरे बड़े बेटे के साथ मेरी थोड़ी बहस हुई। बहस क्या हुई, मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि रात को आपको बेडरूम में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि उससे छोटा वाला बेटा जिसका मोबाइल मैंने रख लिया है रात को, क्योंकि उसको सुबह उठना होता है, उसको ट्यूटर आते हैं या उसको स्कूल जाना है, तो उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी या उसका शेड्यूल डिस्टर्ब होगा। बड़े बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से सोते हैं और अपनी मर्ज़ी से जगते हैं, लेकिन छोटे वाले के लिए मुझे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, जब तक वो स्कूल में है, चूँकि वो 11th-12th में है, तो वो एक शेड्यूल से उठे और शेड्यूल से सोए। इसी चीज़ को लेके थोड़ी बहस हो गई। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि ये जो मेरा बड़ा बेटा है वैभव, ये इतना परेशान क्यों है। बाद में मुझे समझ में आया ये इसलिए परेशान था क्योंकि उसको लगा कि मम्मी अब छोटे का फ़ोन ले रही है तो शायद अब मेरे फ़ोन पे भी नंबर आएगा और मेरे फ़ोन को भी लॉक करने की बात उठेगी। इसकी वजह से वो ज़्यादा एंक्शस हो गया। आई थिंक कल की बात का हम दोनों पे ही काफ़ी असर हुआ। उसने भी जाके सोचा, मैंने भी जाके सोचा। मैंने तो आज बहुत लेट सोचा। इनफैक्ट आज जब मैं सुबह उठी या कल रात को सोई तब मन कम डिस्टर्ब था, पर जब सुबह उठी तो थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। और धीरे धीरे मन एक गुस्से के मोड में चला गया, जहाँ पे चूँकि मेरे हस्बैंड ने बीच में इंटरवीन किया, रोका। उनको ऐसा लगा कि जब मेरी और वैभव की बहस फ़ाइट में बदल सकती है, तो उन्होंने इस चीज़ को बीच में रोकने की कोशिश की और मुझे ही चुप कराया।
ये बोल के कि अगर हमारे बच्चे समझदार हैं, तुमने काफ़ी बोल दिया है, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बोल के भी काम हो सकता था। मैं उस समय तो चुप हो गई, लेकिन अंदर अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ज़बरदस्ती चुप कराया गया है। और इसी चीज़ को लेके मन में बहुत सारे आफ्टर थॉट्स आ रहे थे और पूरा दिन आज मॉर्निंग का उसी डिस्टर्बेंस में गया। गुस्सा था, बेटे पे नहीं था, हस्बैंड पे ही था गुस्सा ज़्यादातर। उसके बाद पेशेंट्स देखने गए, वहाँ पर भी मन डिस्टर्ब था, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लग रहा था फोकस करने में। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हो तो जब आप काम करने जाते हो तो हमारा काम एज ए डॉक्टर बहुत डिमांडिंग है, तो उसमें बहुत प्रेजेंट रहना पड़ता है आपको। पेशेंट से बात करने में या टेस्ट करने में या अल्ट्रासाउंड करने में बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। तो आज उसके लिए बहुत एफ़र्ट लग रहा था, क्योंकि मन बार बार थॉट्स के साथ जा रहा था, किसी तरीके से वापस फिर खींच के लाते थे। काम की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ झल्लाहट अपने कुलीग्स पे या काम करने वाले जो बाकी साथ में बच्चे हैं जो काम करते हैं उन पे भी जा रही थी। और ये चीज़ का पूरा ऑब्जर्वेशन भी चल रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद ऑलमोस्ट 1-2 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने बोला, या आशीष आया, आई शुड से रादर, आशीष आया, उन्होंने मुझसे बोला कि आप खाना खा लो आके। उस समय बहुत पीक टाइम चल रहा था काम का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो आए हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने, जो कि उनका इंटेंशन भी था। तो मैंने उनसे कहा कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पे, आप चाहते हो आप आओ और मुझे कुछ बातें बताओ और मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। वो एक रिएक्शन था। लेकिन दोस्तों, गुस्सा कैरी करके रखना माइंड में बड़ा थकाऊ काम है, और हमारा गुस्सा ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी किसी और की नहीं होती, हमारी ही होती है। मैंने आज ये नोट किया। हम वेट करते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स कि सामने वाला सॉरी बोले, माफ़ी मांगे या हमको मनाए, तब हमारा गुस्सा ठंडा होगा। बट एक्चुअली में हम मानते तभी हैं जब अंदर से हमको चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, हमारे मन में चीज़ें साफ साफ दिखने लगती हैं, तब वो गुस्सा अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो ये एक नया था मेरे लिए, जब मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली मुझे ऐसा लगता था कि दूसरा आए या मेरे हस्बैंड आए मुझे मनाए तब मेरा गुस्सा शांत होगा। बट आज थोड़ा सा फ्लेवर बदला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना गुस्सा ठंडा करने की ज़िम्मेदारी खुद भी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये एक ईगो की तरह हो जाता है। एक बार आप गुस्से में चले जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपकी ईगो आपको उससे बाहर निकलने नहीं देती। तो उसके बाद मैं वापस आई, बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, 4 बज गए थे काम करने के बाद। जब मैंने खाना खाया और खाना पेट में गया और आई थिंक थोड़ा सा माइंड भी स्लो हुआ, वो जो कहते हैं ब्लड का फ़्लो जो ब्रेन में जाता है वो ब्रेन से जब पेट की तरफ डाइवर्ट हुआ तो शायद ब्रेन को भी थोड़ी कम एनर्जी मिली। और उसके बाद एक पॉइंट आया जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, छोड़ देना चाहिए, या इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि गुस्सा वहाँ से छूट गया। और जब वो छूट गया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इसको पकड़ के नहीं रखना है, ये बहुत भारी हो रहा है मन के साथ। और वहाँ से चीज़ें, जैसे मेरे हस्बैंड आए थे तो वो बोल रहे थे कि तुमने, आशीष ने बोला कि आज तुमने सुबह से स्माइल नहीं किया। तो वो मोमेंट था जब मेरे को पहली बार उनको देख के कुछ स्माइल करने का मन हुआ, टू टेल हिम, एक सिग्नल की तरह कि हाँ, अब मैं गुस्से से बाहर निकल रही हूँ या 90% निकल आई हूँ। और वहाँ से चीज़ें थोड़ी बदलनी शुरू हुई। इनफैक्ट उसके बाद मैं गई, मैंने रेस्ट किया, और जब मैं उठी तो मैं काफ़ी हद तक नॉर्मल थी। और फिर मैं बेटे के साथ, पहले सुबह थॉट्स चल रहे थे कि आज शाम को वॉक पे नहीं जाना है, बच्चों से बात नहीं करनी है, अपने आप को सेपरेट करना है। ये मैंने पढ़ा कहीं, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुस्से की एक अलग क्वालिटी होती है, वो आपको आपके आसपास के सब लोगों से और हर चीज़ से काट देता है, आपको आइसोलेट कर देता है और आप अकेला महसूस करने लगते हैं। ये गुस्से की एक ख़ास क्वालिटी होती है। तो आज इसको ऑब्ज़र्व किया मैंने, जब सुबह होते हैं तो कि बात नहीं करेंगे किसी से, अकेले रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, इस तरह के थॉट्स चल रहे थे दिमाग में। फिर शाम को लगा कि नहीं ठीक है। मैं गई थी, जब खाना खाने आई तो डोसा बनाना था, तो मेरी बेटी आई, उसने कहा मैं बनाती हूँ मम्मा। मैंने कहा नहीं, मैं खुद बना लूँगी। क्या 2 डोसे मैं खुद से नहीं बना सकती हूँ? बट उसके बाद मुझे लगा मैं बहुत थकी हुई थी और हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, बट वो एक ईगो और ज़िद में मैं कर रही थी। बट देन समहाउ वो भी छूट गया, मुझे लगा चलो ठीक है। फिर वहीं से जब मैंने वो छोड़ा, एक काम छोड़ा, तो वहीं से गुस्सा भी छूटा, और फिर उसके बाद वो स्माइल भी आई, और उसके बाद से चीज़ें बदलती चली गई।
फिर शाम को मैं वॉक करने गई, बेटे के साथ गई, गाड़ी में हम लोग गए साथ में। थोड़ा सा मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मुझे लगता है तुम प्लीज़ मेरा कंसर्न समझो, मुझे श्रीश के या छोटे बेटे की पढ़ाई की बहुत टेंशन है। वो भी कुछ नहीं बोल रहा था, शांत था। बीच बीच में पूरा दिन ये भी थॉट्स आ रहे थे कि अगर मैं डिस्टर्ब हूँ तो शायद कहीं उसका माइंड भी डिस्टर्ब होगा, ऐसा मन में लग रहा था। जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम तो देखो यहाँ परेशान हो रही हो और सोचो बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चे तो नॉर्मली अपना काम धाम कर रहे हैं। बट ऐसा हमें लगता है कि वो काम धाम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग साइलों में नहीं जीते ज़िंदगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर हम एक घर में हैं और एक साथ हैं तो लाइफ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो अगर दो लोगों के बीच में फ्रिक्शन होती है तो उसका फ्रिक्शन का असर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति पे आता है, इनफैक्ट दोनों लोगों पे पड़ता है। तो आज मैंने ऐसे ही महसूस किया कि शायद ये जो डिस्टर्बेंस है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो अपना काम धाम कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको भी डिस्टर्ब कर रही होगी। वॉक पे जाने से पहले वो मेरे पास आया, उसने मुझे एक छोटा सा पेपर दिया जिसमें लिखा हुआ था शौरी। उसको देख के मुझे हंसी भी आ गई। गुस्सा तो पहले उतर चुका था, शाम ही को उतर गया था जब मैं आई, खाना खाया रेस्ट करने से पहले। फिर रेस्ट करके उठी तो जब उसने वो शौरी की चिट दी तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ थोड़ा सा उसको भी है, दिक्कत हुई है इस पूरी चीज़ में। हम लोग वॉक करने गए और जब वॉक किया तो माइंड और क्लियर हुआ। माइंड क्लियर हुआ तो फिर समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि कल जो आशीष ने बोला वो गलत बोला। उन्होंने इनफैक्ट सही टाइम पे इंटरवीन किया, चीज़ों को रोका। अगर वो वहाँ पे आके उस टाइम चीज़ों को नहीं रोकते तो चीज़ें और ज़्यादा, हम कहते हैं, गंदी होती चली जाती। क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी को कुछ समझा रहा है और दूसरा उस चीज़ के लिए काउंटर कर रहा है या वापस जवाब दे रहा है या लड़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे दोनों लोग एक टाइम के बाद आपा खो देते हैं और चीज़ लड़ाई में बदल जाती है। तो ऐसे मौक़ों पे अगर एक जन भी अपने इमोशंस को शांत कर लेता है और ये सोचता है कि इस समय सिचुएशन शांत करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि बात मानने के, तो पूरी चीज़ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो वहाँ पे आशीष ने ब्रेक लगाया और वो बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। बिकॉज़ उस ब्रेक लगाने के बाद मैं चुप हो गई थी और गुस्सा आया था, बट वो हम दोनों के लिए ठीक था, वो मेरे लिए भी ठीक था, वैभव के लिए भी ठीक था कि चीज़ बहुत बिगड़ी नहीं। और बाद में तो दोस्तों देखा जाए तो सुबह से जो चला है वो सब ईगो का खेल था। एक हमारा मैं जो होता है वो एग्जर्ट करता है अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, वो सारी चीज़ उसी का ही एक्सप्रेशन होती हैं। तो जब वॉक किया तो फिर ये क्लियर हुआ कि आप ईगो के साथ चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको ईगो को या अपने पॉइंट को या आपकी बात को छोड़ना पड़ता है। दिक्कत ये होती है कि हमारे लिए उस समय हमारी बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। लाइफ में भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो थिंकिंग है या जो हमारी थॉट प्रोसेस है वही ठीक है, बट अगर किसी का मेजर हार्म नहीं हो रहा और कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रही तो चीज़ों को नीची आवाज़ करके और नॉर्मल टोन में अगर सुलझाया जाए तो आई थिंक चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। तो आई थिंक आज की डायरी के लिए इतना काफ़ी है। इट वॉज़ अ फ्रूटफुल डे और ये सब शेयर करके भी अच्छा लगा। आई थिंक एक कैथारसिस होती है जब हम डायरी में लिखते हैं या शायद ऐसे खुद से बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो गुड। सो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय।